हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सेशन। अभी देखिए हमने फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेन किया था। वैसे ही हम अभी सेकेंड शिफ्ट जो हुआ है 5 बजे जो ख़त्म हुआ है आज 15 अक्टूबर को, तो उसी का सेकेंड शिफ्ट का जो जीके जीएस करंट अफेयर प्लस हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे, एक अप्रोच बनाएंगे कि नेक्स्ट जो होने वाला एग्ज़ाम है या फिर अगले पेट एग्ज़ाम में यानी कि 2023 वाले शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और क्या लेवल पेट रख रहा है, तो फिर उसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेपर और कैसा रहा है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हमारा सीरीज स्टार्ट होता है यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगर आप बांग्लादेश देखो, ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है हमारा, सॉरी ये है बांग्लादेश। कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये रेड कलर में है, तो इट इज़ गुड, नॉट एट ऑल। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। कौन सा कलर ठीक रहेगा, ब्लू, हाँ ठीक है, ओके। तो देखिए अगर ये बांग्लादेश है, ठीक है, तो इधर से हमारा टच कर जाता है क्या, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे टच करता है क्या, मेघालय, फिर इधर से यहाँ पे टच करता है क्या, आसाम, यहीं पे टच करता है त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा के साथ साथ ये कितने हुए, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो कितने देश बाउंड्री बना रहे हैं, सॉरी कितने स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कितने प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, तो ये 5 इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जलाटी लिखा है, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है ना वो है एक्चुअली जलाटी। ठीक है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, जलाटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये है 2 अक्टूबर। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये हाल फिलहाल में अनाउंस्ड हुआ है कि अब महात्मा गांधी के जन्म दिवस को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और किसने किया है, यूएनजीए ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दफन है। ठीक है, इसका सही जवाब है कोच्चि, केरल। ठीक है, वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पे है भारत में, कोच्चि, केरल में। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आया थे वास्को डी गामा, कब आए थे, 1498। ठीक है, फिर दूसरी बार कब आए, 1501। तो कहाँ पे आए थे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, तो वो केरल में ही उनका मकबरा है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें सही जवाब है लक्षद्वीप। ओके, तो अगर लक्षद्वीप आपने ट्रिक किया है तो वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, क्योंकि ये पूरा दिख रहा है, बाकी ऊपर के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, बताइए, शास्त्रीय नृत्य की बात है तो कौन सी शास्त्रीय नृत्य, कथक। ठीक है, कथक इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 को एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया है, बताइए। ये है करंट अफेयर का। ठीक है, छात्र मतलब होता है ना, स्टूडेंट इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर। ठीक है, तो किस बैंक द्वारा जारी किया गया है कैंपस पावर, बताइए। कैंपस पावर एक्चुअली इन्होंने गलत ट्रिक किया है, ये जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए ध्यान से, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। ठीक है, लोकसभा सत्र को स्थगित करने की बात हो रही है। ठीक है, स्थगित मीन्स की क्या, प्रोरोग्यो। ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगर बात होती एडजर्न की, ठीक है, अगर कोर्ट एडजर्न की बात होती तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोरोग्यो। ठीक है, यानी कि सत्र का ही स्थगन, सभा सत्र का ही स्थगन पूरी तरह से, तो वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, बताइए। तो इसमें सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राइट आंसर है।
विंग्स ऑफ फायर के ये क्या है, इनकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है। ठीक है, समुद्र के स्तर में वृद्धि, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग होगा तो फिर क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, इससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा। फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये भी सही है। तटरेखीय में जाहिर सी बात है, जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो तटरेखा में परिवर्तन आएगा, तो ये सभी इसके सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसमें बिल्कुल सही जवाब है बैडमिंटन। ठीक है, तो बैडमिंटन सही जवाब है थॉमस कप के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये परिच्छेद वाली जो बातें हैं, जो पैसेज वाली बातें हैं, ये हम अगले सेशन में करेंगे। फिलहाल केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, तो विदेशों में जब बच्चे के माँ अपने क्यों नहीं करते हैं, अच्छा ठीक है, ये पैसेज का पार्ट है। तो पैसेज के पार्ट को अभी हम छोड़ दें, पैसेज के पार्ट को हम बाद में करते हैं। पहले जीके जीएस का क्वेश्चन कर लें। ठीक है, कौन सा अपना, ठीक है, ये पैसेज का पार्ट है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए क्या है, वर्ष 2011 में उम्मीदवारों की तुलना में सबसे अधिक था, नहीं ये भी पैसेज का पार्ट है, इसको भी अभी आगे क्विट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहाँ है, किस जिले में उम्मीदवार, ये पैसेज ही है। ठीक है, ये भी पैसेज है। देखिए क्वेश्चन को ना पैटर्न में नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। हम क्वेश्चन देखते हैं कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे है क्वेश्चन। ये आ गया मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसको भी अलग सेशन में कवर करेंगे अगर DI क्वेश्चन का है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन जीके जीएस के स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे, और उसे क्या कहा जाता है, धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया तो यानी कि उन्होंने क्या, ज्ञान का चक्र चला दिया। ठीक है, ये धर्म का चक्र चला दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 47 देखिए क्या है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। ठीक है, तो देखिए क्या है, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। देखिए ये मांग थी। ठीक है, इसके पहले एक मांग थी, लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, अभी तो इस पे नहीं हम कह सकते। कुछ लोगों से पूर्ण स्वराज नहीं, ये तो बाद में आया ये टॉपिक, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात बहुत मतलब काफ़ी दिन तक 1930 तक चली थी ये बात, 1928 तक लगभग। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की शुरुआत है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा बना। ठीक है, तो नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की। ठीक है, ये इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, 1930 में जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, बताइए, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाता है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जो हरिसेन थे वो किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जजिया कर। ठीक है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था। इसमें देखिए सभी ऑप्शन को देखने के बाद सही जवाब यही है कि औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब ने ही जजिया कर फिर से लगाया था। जजिया कर क्या था, ये सिर्फ गैर मुस्लिमों पे लगाया जाने वाला कर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जजिया कर इसलिए लगाया जाता था, वो चाहते थे कि धर्म परिवर्तन हो लोगों का, लोग मुस्लिम धर्म को अपनाएं। ठीक है, जो मुस्लिम शासक थे, इसलिए वो बोलते थे अगर आप किसी और धर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कर नहीं भी कर सकते, तो हमारे धर्म में मिल जाओ। ठीक है, तो इस कर का बड़ा घटिया मतलब उद्देश्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए ध्यान से, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विरोध का परिणाम था। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। विद्रोह का परिणाम। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर। देखिए अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया, ये गलत चीज़ है। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियाँ थी ना, वो ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी गई थी 1858 में। ठीक है, और उसके बाद से वायसराय का क्या हुआ, वायसराय आए। ठीक है, तो विद्रोह का परिणाम ये निकल के आया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया पूरी तरह से, और उसके बाद इसको रूल करने लगा एडमिनिस्ट्रेशन को कौन,
बताइए कौन, यही क्राउन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। निम्नलिखित में से किसी ये तो हो गया रीजनिंग का, रीजनिंग वाला पार्ट हम अलग करेंगे, है ना। अच्छा सॉरी, ये रीजनिंग का पार्ट नहीं है, हमें लगा रीजनिंग है। इसमें बताना है आपको, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। आपके सामने रेलवे, शिपिंग, वृक्षारोपण और खान, बैंकिंग और बीमा। तो इसका सही जवाब है रेलवे। ठीक है, आपको पता ही होगा 1853 में पुणे से थाने से पुणे तक, है ना, तो ये चीज़ पता ही होगा। तो सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा देना रेलवे ही था। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए। वाल्मीकि, तुलसीदास, विष्णु शर्मा और वेद व्यास। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप जवाब खुद कमेंट कीजिएगा। आई एम नॉट डैम श्योर फॉर दिस क्वेश्चन, तो फिर आप हमें खुद जवाब दीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, रानी की उद्घोषणा, भारत सरकार अधिनियम। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है, फर्स्ट शिफ्ट में भी था। ठीक है, सिंध को अलग किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र वाले सेक्शन से। तो ये मतलब सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह ने इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, ठीक है, एक आर्मी का गठन किया था जिसे इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना गया, और इसको बाद में जाके सशक्त बनाने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसका इस क्वेश्चन का जवाब तो मोहन सिंह ही सही है, लेकिन बाद में सशक्त बनाने वाले, आगे लेके चलने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन। जीएमटी का पूर्ण नाम क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, तो 0 डिग्री। ठीक है, और इससे भारत का जो समय रेखा है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट इसके पहले वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कुल प्रजनन दर, सामान्य प्रजनन दर, इनमें से कोई नहीं, और उसके बाद क्या है, क्रूड अशोधित जन्म दर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं तब क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाय व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल कॉल्ड। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात हुई 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी, नॉन क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, 1000 लोगों पर जीवित, टोटल फर्टिलिटी रेट तो नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब ना क्रूड बर्थ रेट होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सस्पेंसिव है, ये सस्पेंसिव है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा क्रूड बर्थ रेट ही होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं और आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो सस्पेंस है अब उस सस्पेंस को बाद में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि सारी क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए ध्यान से क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, बताइए। सुपीरियर झील, इनमें से कोई नहीं, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। तो इसका सही जवाब ही है कैस्पियन सागर। ठीक है, तो जो कैस्पियन सी है, देखिए यहाँ पे क्या अंतःस्थलीय जल निकाय का मतलब है लैंड लॉक लेक, मीन्स की चारों तरफ से लैंड हो और एक बड़ा सा झील हो। ठीक है, तो ये कैस्पियन ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। देखिए स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसमें सही जवाब देखिए सी राजगोपालाचारी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाता कि भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का नहीं, भारत का पहला गवर्नर, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए क्या है। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो ज़्यादातर सही है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सागौन के जंगल भारत के हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, लेकिन प्रतिशतता अकॉर्डिंग टू एरिया हिमाचल प्रदेश ज़्यादा सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और 52 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 52 नंबर तो हमने अटेम्प्ट कर लिया, 56 को देखिए। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं, बताइए इसे क्या कहते हैं। इसे प्रस्फोटन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बादल का फटना।
सामान्य वर्षा में अचानक से वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है, ये मानसून का क्या कहते हैं इसको, मानसून बर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको 57 नंबर का क्वेश्चन देखना है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता का क्या मतलब है, लॉन्गेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक अभी जो मतलब एम्प्लॉयमेंट है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही लोग मतलब बिजी हैं। ठीक है, कितने, अबाउट 69% लोग अभी प्राइमरी सेक्टर में ही बिजी हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि छोटे जो कुटीर उद्योग हुए उसमें, और फिर या तो फिर मतलब फार्मिंग टाइप की चीज़ों में अभी मतलब सबसे ज़्यादा बिजी लोग हैं। ठीक है, तो भारत में प्राथमिक क्षेत्र ही है जो बहुत लोगों को कवर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत का आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। बिल्कुल सही जवाब है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब को हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। ठीक है, ये इन्वायरमेंट बेस्ड या फिर जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, और इकोनॉमिक्स बेस्ड भी क्वेश्चन, मतलब बेसिक्स है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संविधान में डीपीएसपी में जो जोड़ा गया था वो क्या था, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। हाँ सही बात है, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि 39A के अंतर्गत इसी को ही ऐड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 3 प्रियम्बल में नए वर्ड भी ऐड किए गए थे, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और क्या था, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड भी ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन का ही परिणाम है क्या, जो आपका निकल के आया 51A, यानी कि क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये सारी चीज़ें उसे, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। 51A किस कमेटी के अंतर्गत आया, स्वर्ण सिंह कमेटी के अंतर्गत। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 59 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए क्या है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, बताइए। तो ये थी 14 बैंक। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो किनके कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के, इंदिरा गांधी जी का हाथ था इसमें पूरा हाथ नहीं, पूरा शरीर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए, देखिए क्या है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ... उद्योग विशेष रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। बताइए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन इनमें से कोई नहीं, संचार, मेट्रो, परिवहन। तो इसमें सही बात है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भारत सरकार ने अपने अंदर ही रखा था। ठीक है, इसमें मतलब पूरी तरह से होता है ना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में इस क्षेत्र को मतलब फ्री नहीं किया था, परमाणु ऊर्जा को अपने पास ही रखा था। ये चीज़ सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब है। ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद की बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नीचे कितने क्वेश्चन हुए। ये हमने कर लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। आपको अभी हमने देखा था ना ऊपर, तो मौलिक कर्तव्य बताइए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, भारत की ये सभी, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सभी सही हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है, लेकिन अभी जब एनटीपीसी का विरोध कर रहे थे बच्चे, तो फिर रेलवे तोड़ रहे थे, भूल गए थे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपना, भारत की संप्रभुता और अखंडता और एकता की रक्षा करना, है ना। तो इस चीज़ को भी कभी कभी पॉलिटिशियंस भूल जाते हैं, और कुछ राजनेता भी, और कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेस भी विखंडन करते रहते हैं, इस चीज़ का उल्लंघन करते रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें सही है, जो सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये पॉलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। बताइए, श्री आर.पी. सिन्हा, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, श्री विनय कोहली, श्री श्यामलाल घोष। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया सही जवाब है। ठीक है, आज योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ही थे। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। देखिए, यहाँ अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके अगर हितों के संरक्षण की बात होगी तो ये आर्टिकल 29 की बात होती है। ठीक है, आर्टिकल 29 की बात ये हो जाती है। ठीक है,
आर्टिकल 27 में एक्चुअली ये गलत ट्रिक किया है इन्होंने। इसमें ये है कि अगर कोई आप धर्म को मानते हैं, अगर प्रोफेस करते हैं, मैनेज करते हैं और या फिर बढ़ाते हैं उसे, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और ये क्या है, माइनॉरिटी, जो अगर कोई भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक वर्ग, अगर कोई अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करता है तो उसमें वो अपने लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या है, आप अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़िए और देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन चारों पढ़िए, केंद्र और राज्य संबंध, और चुनाव सुधारों, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य संबंध जो है ये इसी से संबंधित विषय हैं और ये आर्टिकल 245 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष एक मापक है किसकी। ये तो बहुत इजी, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये है दूरी की मात्रा, जो तारों के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्टार को कैलकुलेट करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, ठीक है। केवल प्रकाश की गुणवत्ता से। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पे। प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि पे, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा पे। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों पे डिपेंड करता है किसी भी पौधे का विकास, ठीक है। ये डायरेक्ट एक एग्जाम से क्वेश्चन पुट अप किया है, एग्जाम एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस सेशन का अगला क्वेश्चन है 67। इसमें देखिए सभी अम्लों में समान तत्व है। देखिए HCl को देखिए, है ना, H2SO4 को देखिए, तो मतलब जो भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन है ना, तो कॉमन होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है 67 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 68 क्वेश्चन नंबर पढ़िए, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में क्या यूज़ किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है टेफ्लॉन, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है काले रंग, PVC ये गलत बात है, ठीक है। इसमें टेफ्लॉन सही जवाब है, ठीक है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये PVC क्या है बताइए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। काले रंग का प्रयोग तो मतलब क्या है, मतलब तावे पे किया जाता है ना, नॉन स्टिक खाना नहीं है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए, आर्टिकल 245 के अनुसार मतलब संसद का कार्य है, बताइए। सॉरी वहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ आर्टिकल 235 देखिए, ठीक है, कानून बनाना, ये सही जवाब है। आर्टिकल 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना, ठीक है। और वहाँ हमने स्टेट और सेंटर का रिलेशन बताया था। एक्चुअली स्टेट और सेंटर का रिलेशन आई थिंक डिफाइंड है आर्टिकल नंबर, एग्जैक्टली रिकॉल करने दीजिए मुझे, आई विल टेक सम टाइम फॉर दिस, जस्ट वेट। क्या ही है, तो एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे सेंटर और स्टेट का रिलेशन, वो डिफाइन है आर्टिकल नंबर 257 में, ठीक है। और ये है हमने वहाँ पे बोल दिया था 245, तो वो आर्टिकल नंबर 257 है, जो मतलब ये बताता है कि मतलब कंट्रोल यूनियन का स्टेट के ऊपर कुछ केसेस में, ठीक है। वो 257 में डिफाइन था, जो हमने वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, कोई बात नहीं। यहाँ पे अनुच्छेद 245 के अनुसार क्या है कि जो संसद है ना वो कानून बना सकता है, ठीक है। तो संसद क्या कर सकता है, आर्टिकल 245 के अंतर्गत कानून बना सकता है, कानून बनाने का कार्य दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। देखिए व्हेल, हाथी, चूहा, डॉल्फिन, ठीक है। इसमें सही जवाब है डॉल्फिन। आपने देखा होगा कितने अच्छे से पेश आती हैं, कितनी समझदार होती हैं, ठीक है। तो स्तनधारियों में सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अभी तो मैथमेटिक्स और पैसेज स्टार्ट हो रहा है ना, हिंदी का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में देखिए इति और इति का सही अर्थ क्या है, बताइए। इति और इति का सही अर्थ क्या है, बताइए। ये तो मतलब बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन है ना। इति और इति का सही यही है, समाप्ति और वीक, ठीक है। तो ये चीज़ इसका सही जवाब हो जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। तो आस्तिक सही जवाब है। अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, ये भी सही जवाब है, ठीक है। तो हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए,
का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल है, भय का समय, हाँ ये बिल्कुल सही है। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी कि बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, है ना। तो इसका यही अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए। 81 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सूधन अल्प, ठीक है। स्वल्प का सही जवाब है सूधन अल्प, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सूधन अल्प 81 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम देखते हैं क्या ये पैसेज का पार्ट तो नहीं है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली रीड द फॉलोइंग 82 टू 83, ठीक है। 83 तक के क्वेश्चन को छोड़िए, 84 से स्टार्ट होता है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से नीचे इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। तो रैपिड मीन्स होता है शीघ्र, तेज, बहुत तेज, है ना। तो फ्री मीन्स स्वतंत्र, ये तो नहीं हो सकता। एंटोनिम पूछ रहा है। मीन मीन्स होता है मतलब या माध्यम, ये भी नहीं होगा। एडवेंचरस मीन्स कुछ अलग अजूबा। टार्डी मीन्स थकावट या फिर धीमा, है ना। तो टार्डी इसका सही जवाब होगा एंटोनिम। रैपिड का होगा टार्डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 84 हो गया। 85 में क्या पूछ रहा है आपसे कि द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, बताइए क्या है? स्टोइक, ऑर्फन, ऑप्टिमिस्ट, मर्सिनरी, ठीक है। तो मर्सिनरी नहीं होगा, ऑर्फन भी नहीं होगा, ऑप्टिमिस्ट भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा स्टोइक, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्टोइक, ओके। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट किए, अब उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, है ना। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, ठीक है। तो इसका मतलब वन वर्ड होगा स्टोइक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 86 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। टेम मीन्स क्या है? पालतू पशु होता है ना। तो एनिमेटेड मीन्स ये तो मतलब विदाउट जान वाले चीज़ों को कह रहा है ना। और उसके बाद क्या है? स्पिरिटेड और फ्री नहीं। तो डोसाइल जो है इसका करेक्ट आंसर है। डोसाइल होता है, इसका भी मीनिंग होता है पालतू पशु, और टेम का सिनोनिम भी डोसाइल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए आगे आपका कुछ रीजनिंग वगैरह है ना। तो रीजनिंग को छोड़िए आप, रीजनिंग वाले पोर्शन को छोड़िए, रीजनिंग वाले को अलग सेशन में करेंगे। अभी फ़िलहाल आप देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए करेंट अफेयर का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, ओके। तो भारत में गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस राज्य के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया था? बताइए बताइए। गौरव पर्यटक ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा भी करंट अफेयर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से, देखिए भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी निर्माण चलने के लिए प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देशों के 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूलों में बसें उपहार में दी? नेपाल बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है ना। तो भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए नेपाल को क्या किया? 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी, ठीक है। चलिए, लालच चाइना देता रहता है, भारत को भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको बताना है, कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से असंगत चयन करना है, जो कि ये रीजनिंग का एक टॉपिक हो जाता है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़िए क्या है। IAF के, ठीक है, यहाँ पे डैश 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 कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वो कौन सी कंपनी है? एक्चुअली वो कंपनी है बेल,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति के लिए बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के साथ एक समझौता पे ज्ञापन पे सिग्नेचर करने वाला कंपनी है भारत का बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंडियाज़ बूमिंग गिग इंडियन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी की है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नीति आयोग। तो इसका सही जवाब है नीति आयोग, ठीक है। तो इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ये नीति आयोग ने जारी की है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है, 95 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो बताइए नारी को नमन किसने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में सही जवाब है हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। जाहिर सी बात है ये बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। तो ये थी कर्नाटक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए ध्यान से, आपको बताना है मतलब निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। बताइए हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्या है, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। क्वेश्चन ये मेरे लिए भी नया है, ठीक है। ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन होते ही हैं ऐसे जो मतलब, चलिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन मार्क, इसका जवाब आप हमें दीजिएगा कमेंट में सर्च करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री और फिर 97 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 97 नंबर देखते हैं, उसके बाद 100 देखेंगे, ठीक है। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। बिल्कुल सही जवाब है यूके, ठीक है। इसका सही जवाब है यूके। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी का प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो है यूके। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद, देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम की बात जब आई तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की बात, संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की बात आए या डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम की बात आए तो आप आंख बंद करके वाराणसी को ट्रिक कीजिएगा। 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है, ठीक है। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन में से जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे हमने देख लिया है ना। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो ये जिम्मेदारी है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो और हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए और शेयर मार दीजिए और भी दोस्तों का हेल्प होगा। टेक केयर, राधे राधे।